Hello student, how are you? Today we will study about the solution of exercise chapter number 5, that is cell, the fundamental unit of life, okay, of ninth class. So student start from question number first, that is in text, यानी बुक के जो बीच में आपको क्वेश्चन आंसर दिया था ब्लू बॉक्सेस के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दैट, देन एक्सरसाइज एंड देन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन other than NCRT book. Okay, student. So we start from question number first. Question number first is who discovered cell and how? Means सेल को डिस्कवरी किसने की थी और कैसे. तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड द डेड सेल और लिविंग सेल. ओके, बट एज पर आवर क्वेश्चन, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665. आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, इन 1665. ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप का यूटिलाइज किया था. ही एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी जो प्लांट का जो डेड पार्टिकल होता है, ठीक है, जो किसी भी प्लांट्स का जो आउटसाइड डेड पार्टिकल होता है जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, उसकी स्लाइस का यूटिलाइज किया था और उसको रिसेंबल किया था एज ए स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब. जैसे हनी कॉम्ब के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं हमारे इस टाइप से, सेम एज इट इज़, ठीक है, और उसको एग्जामिन किया था इन 1665. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल को हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, कि भी किसी भी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्यों है. यहाँ पे जो वर्ड आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इसका हेल्प किया जाता है, यानी हमारी बॉडी को तैयार करने में. जैसे एज ए ब्रिक्स होती है बिल्डिंग के अंदर, वैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेल के थ्रू बना हुआ है, ठीक है. एंड फंक्शनल, फंक्शनल का मीनिंग यहाँ पे वर्किंग कंडीशन के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी में ये काम भी करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग का काम भी इनका है, और देन सेकंड पार्ट यहाँ पे फंक्शन, यानी कि काम भी करते हैं ये, इसलिए इनको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों यूनिट बोला जाता है. सो स्टूडेंट, आंसर के अकॉर्डिंग देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स इन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स. मैनी टाइप ऑफ कंपोनेंट है जो हम सेल ऑर्गनली के नाम से भी जिनको जानते हैं. ओके, नेम्ड एज सेल ऑर्गनलीज. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गनलीज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि उनका एक स्पेशल वर्क होता है, वो दूसरे वर्क के अंदर इंटरकनेक्टेड नहीं करते ना. उनमें जैसे आइज़ का काम, अगर किसी चीज़ को स्कैन करना है, देखना है, तो ईयर का काम सिर्फ सुनना ही रहेगा. ईयर कभी भी आइज़ का काम नहीं कर सकते, आइज़ ईयर का काम नहीं करेंगे यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल सच इज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल. अगर हम सेल के अंदर की बात करते हैं तो न्यू मटेरियल कैसे बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट करना, इजेशन, ठीक है, कौन सी चीज़ों को इंजेक्शन करना है, कौन सी चीज़ों को इजेशन करना है, यानी कि बाहर निकालना और इन करना. ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी वर्किंग रहेगा वो भी हमारा इन्हीं का ही होता है. यानी ये सारे के सारे इसके फंक्शन की बात चल रही है हमारी, ठीक है. ये जो फंक्शन वर्ड है ये यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं. दस ए सेल कैन परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गनली. यानी जो ऑर्गनलीज है उन्हीं की हेल्प से हमने फंक्शनिंग का काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है. दैट इज़ वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो स्टूडेंट, आपने सुना कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक तैयार होते हैं वैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जो उसमें वर्किंग जो रहेगी, जो सेल ऑर्गनली अपना अपना काम करते हैं, उसको हमने नेम दिया फंक्शन का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट. कि कोई भी जो सेल होती है उसके अंदर जो भी हमारे सब्सटेंस को, ज़रूरी नहीं होता कि CO2 की बात यहाँ पे ऑक्सीजन इन भी होती है, CO2 आउट, वेस्ट मटेरियल भी आउट ऑफ बॉडी होता है, डेड सेल भी आउट ऑफ होती है, ठीक है. तो वो कैसे होता है, किस टाइप से उनका इन और आउट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें से यही पूछा गया, ठीक है. सब्सटेंस लाइक CO2 एक्यूमुलेट इन हाई कंसनट्रेशन. अब यहाँ पे वर्ड आया कंसनट्रेशन का. सो स्टूडेंट, एज पर आवर चैप्टर वी हैव स्टडी द टॉपिक ऑस्मोसिस. ओके, ऑस्मोसिस टॉपिक के अंदर आपने ये चीज़ ज़रूर रीड आउट की होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन और आउट कब होगा, जब देयर इज सम डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आउट एंड इंटरनल पोर्शन,
ठीक है। आउटर और इंटरनल पोर्शन के अंदर अगर कुछ कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस होगा तो ही कोई ऑब्जेक्ट इन और आउट होगा। अगर सेम कंसंट्रेशन बन जाती है तो भी नो मूवमेंट, और अगर इंटरनल देयर इज नो एनी कंसंट्रेटेड पार्टिकल तो भी हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सब्सटेंस लाइक CO2 अकुमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन। अब अगर इन अंदर की साइड हाई कंसंट्रेशन होगा और आउटर साइड में हमारा लो कंसंट्रेशन होता है, तो हमने स्टडी किया है कि हमेशा हाई टू लो की ओर मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, हाई टू लो कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इनसाइड है, तो मूवमेंट कहाँ पे होगी, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, आउटसाइड। सो there is CO2 concentration different in the internal and external environment of the cell. CO2 moves out of the cell. अब सिंपल सी बात है कि अगर इंटरनल पोर्शन के अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन है तो CO2 कहाँ पे जाएगी, हमारी आउटर यानी कि लो कंसंट्रेशन की, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, तो दोनों पॉइंट आप याद रखें। यहाँ पे ऑस्मोसिस में भी सेम प्रोसेस हमने पढ़ी थी, डिफ्यूजन भी यही रहेगा हमारा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे परमेबल का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि परमिट करने वाली। ओके, जो परमिशन देती है इन एंड आउट के लिए, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमेबल यानी कि परमीएबल। ओके, परमिट के एबल जो मेम्ब्रेन है उसको हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर रहेगी। प्लांट सेल और एनिमल दोनों में डिफरेंस रहता है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड रहेगी और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल आउटसाइड रहती है। सेकंड लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहेगी। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट हमारे इनसाइड जाएंगे और कौन से ऑब्जेक्ट को हमें इन टू आउट कर। सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट्स ऑलो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल। ये मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो सो इस ये जो हमारा मूवमेंट का जो और परमिट करने का जो इसका मेन वर्क रहता है, परमिशन देने का, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ओन जेनेटिक मटेरियल का मतलब DNA। यहाँ पे आपका DNA प्लस प्रोटीन भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स ओन DNA किस किस के होते हैं, तो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोथ हैव देयर ओन DNAs, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ओके, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉय, अगर किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होगा स्टूडेंट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉय, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, केमिकल इन्फ्लुएंस, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी फंक्शन। जो भी उसका बेसिक फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी, एंड अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इंटरनल एग्जिट जो भी प्रॉब्लम रहती है, अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए द सेल विल डाई आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम पीरियड के बाद में सेल हमारी डेड अप हो जाती है। ओके, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम का काम क्या है यहाँ पे, कि लाइसोसोम काम क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और जो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं ये। ओके, तो इनका काम क्या है कि डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन करने का यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। एक तो हमारे जो पार्टिकल, जो वेस्ट मटेरियल है उनको भी डाइजेस्ट करते हैं साथ में, यानी कि साफ़ सफाई का जो जितना भी रहेगा, ओके, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते इनकी खुद की सेल अगर डैमेज हो जाती है, ठीक है, उनकी सेल अगर डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम का जो मेन वर्क है यहाँ पे
डाइजेस्ट करना, तो ये खुद की सेल को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, और खुद की सेल को डाइजेस्ट करने का मतलब यहाँ पे सुसाइड, तो इसलिए इनको सुसाइड बैग का नाम दिया गया है। ओके, सो आंसर के अकॉर्डिंग द लाइजोसोम्स कंटेन वेरी पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनके अंदर हाई लेवल के एंजाइम्स होते हैं, देट आर कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। ओके, द एग्जाम्पल व्हेन ए सेल गेट डैमेज द लाइजोसोम बर्स्ट एन एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इनकी सेल में भी अगर कई बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनकी सेल से रिलेटेड अगर डैमेजिंग प्रोसेस होती है तो ये खुद को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। सो लाइजोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज की जाती है सेल के अंदर, तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज, तो राइबोसोम्स के थ्रू ये सिंथेसाइज की जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। मीन्स कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। आप इन डिफरेंस को अलग अलग भी नोट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंस को एज ए टेबुलर फॉर्म में भी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से तो आप इनको टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्म में भी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे अभी डिस्कस बताया था मेरे सेल मेम्ब्रेन की बात है हमारी, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेकंड लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रहेगी, एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यानी जो हमारी जो मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं हम, तो जो आउटसाइड जो हमारी मेम्ब्रेन रहती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और जो इंटरनल वाली रहेगी हमारी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेगुलर इन शेप, लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। यहाँ पे सेल वॉल मेन पॉइंट रहेगा, एंड साइज, और इनके अंदर प्लास्टिड भी प्रेजेंट रहता है, यानी जो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, क्लोरोफिल, तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, और एक ल्यूकोप्लास्ट भी होता है जो कलरफुल और विदाउट कलर की जो हमारी प्लास्टिड रहेगी। ओके, और परमानेंट एंड ए लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। वैक्यूल यहाँ पे होते हैं गैप, जैसे अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है, फूड को स्टोर करने के लिए गैप होता है, वैसे इनके अंदर काफ़ी सारा गैप रहेगा। ओके स्टूडेंट, और अब हम बात करेंगे एनिमल सेल की क्या बात रहेगी। तो एनिमल सेल में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा हमारा सेल वॉल इज एब्सेंट। इनमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, जनरली इरेगुलर इन शेप, उनकी परफेक्ट शेप थी हमारी, बट सेल एनिमल सेल के अंदर इरेगुलरिटी रहती है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में इनकी सेल का साइज कैसा रहेगा, स्मॉलर एंड ओके, प्लास्टिड नहीं होती यूग्लिना को छोड़कर, और वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं बट छोटे लेवल पे। उसमें फूड जो अगर बात करते हैं वैक्यूल्स की गैप्स की तो ज़्यादा मिलेंगे, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स ज़्यादा होंगे, बड़े नहीं होंगे बट, ठीक है, उसमें बिग साइज रहता है, इनमें स्मॉल बट मल्टीपल टाइम। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। ये क्वेश्चन में एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज मीन्स एनसीईआरटी के बाद में लगभग टू या 3-4 क्वेश्चन के लगभग हमारे डिफरेंशियल रहेंगे वो, यानी कि 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, उनके बीच में डिफरेंस बताना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है तो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर आउटर बाउंड्री, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल के अंदर, एंड सेकंड लेयर होती है प्लांट सेल के अंदर। अगर एनिमल सेल के अंदर सिंपल सी बात है कि जो अगर आउटर बाउंड्री हमारी टूट जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हमने परमेबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड जो मूवमेंट कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, तो होगा क्या, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर अगर टूट जाती है, ऑल द यूजफुल सब्सटेंस विल मूव आउट ऑफ, यानी कि कोई परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर जैसे मेम्ब्रेन टूटती है तो पॉजिटिव पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं, नेगेटिव पार्टिकल अंदर आ सकते हैं। तो मीन्स
देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि दूसरी सेल के साथ जो इन्वायरमेंट बना हुआ था एज ए गैप वो नहीं रहेगा, ठीक है। द सेल विल क्लोज इट नॉर्मल शेप, और सेल अपने आप के साथ नॉर्मल बिहेव करेगी जैसे अदर सेल्स के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल रहता है एज ए परमिशन आउटर टू इंटरनल पोर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus। अगर हम बात करें गोल्गी अपरेटस का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कि गोल्गी अपरेटस का काम क्या रहे। अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स के अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पैकेजिंग और जो डिस्पैचिंग का जो काम रहेगा, ठीक है, वो गोल्गी अपरेटस के थ्रू किया जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें हमारी मॉडिफाई करना होता है, ठीक है, जो मॉडिफाई करना होता है ना, कम या ज़्यादा करना, तो वो काम भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो लाइजोसोम्स बनते हैं हमारे लाइजोसोम, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं आंसर से। इफेक्ट ऑफ अब्सेंस ऑफ गोल्गी अपरेटस, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल विल बी इन्फ्लुएंस। मीन्स गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे कि एक तो पैकेजिंग का सिस्टम, दूसरा सेंड करने का, डिस्पैच करने का जो काम रहेगा यहाँ पे प्रोटीन का वेरियस टारगेट, यानी कि जिन ऑर्गन के पास, उनको टिश्यूज़ के पास में सेंड करना होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाई, प्रोडक्ट स्टोर भी नहीं किए जाएंगे और उनको मॉडिफाई यानी उनको कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देयर विल बी अफेक्ट ऑन लाइजोसोम फॉर्मेशन, जो अभी मैंने बताया कि लाइजोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी इन्हीं के थ्रू है, वो भी हमारा इफेक्टेड हो जाएगा। दिस विल कोज एक्यूमुलेशन ऑफ वॉर्न आउट एंड डेड सेल ऑर्गनली विद द सेल और दैट में कॉज डेथ। अगर ऐसा नहीं होता है हमारे, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइजोसोम फॉर्मेशन नहीं होगी और डेड सेल ऑर्गनली है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं कि उससे डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गनली इज नोन एज द पावर हाउस। यहाँ पे बात है माइटोकॉन्ड्रिया की कि पावर हाउस किसको बोला जाता है सेल का, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट, द ऑर्गनली माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे क्या काम करता है ये, प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द वेरियस पर्पजेज एंड वेरियस वर्क इनसाइड द सेल एंड इनसाइड द बॉडी। ओके, वेरियस केमिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर हम बात करते हैं एटीपी, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और एटीपी की फॉर्म के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे, ठीक है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। एटीपी एडिनोसिन टी का मतलब ट्राई, टी का मतलब होगा ट्राई, ठीक है, और पी होता है फॉस्फेट। एडीपी भी होता है जो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और यहाँ पे क्या हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और ये एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में जनरेट होते हैं ना, उसको ट्रांसफर करने का काम होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम, दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है। अब ऑस्मोसिस का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो डिफ्यूजन पॉइंट आया था उसमें मैंने बताया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, और जो भी मूवमेंट रहेगी वहाँ पे जो सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं, मान लो वाटर है इसी टाइप से, उसकी मूवमेंट का हायर से लोअर की जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी ना, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स, सॉल्वेंट आप वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हो बेटर, solvent from a region of higher concentration to region of lower concentration through a semi permeable membrane is called
ऑस्मोसिस, यानी जो बीच की मेम्ब्रेन है उससे आउटसाइड या फिर उस आउटसाइड से इनसाइड की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट करना, और हायर से लोअर की ओर होगा, ठीक है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर, यानी कि जो सॉल्वेंट की बात करें, आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बोथ द डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जिस साइड हायर कंसंट्रेशन होगी उधर से ही वो लोअर की ओर मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो इनसाइड की बात करें या आउटसाइड की बात करें। नेक्स्ट, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, यानी जो हमें अब एक एक्टिविटी है यहाँ पे कि ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट रहेगा। टेक फॉर पिल पोटैटो, पिल का मतलब यहाँ पे छिले हुए, ठीक है। तो हम 4 पोटैटो लेंगे पिल फॉर्म के अंदर। 1 मिनट, 1 2 3 एंड ये 4 पोटैटोज हमारे पास, ओके। एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप। अब इनके बीच में स्कूप करना है, यानी कि यहाँ से हम इसके अंदर का पोर्शन निकाल लेते हैं इस टाइप से। ये हो गई हमारी स्कूपिंग, ठीक है। तो ये क्यों निकाला, ताकि ये कप की फॉर्मेशन में आ जाएंगे, ओके। ये बीच वाला पोर्शन यहाँ पे होलो रहेगा, खाली रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, और ये सारा प्रोसेस बॉयल पोटैटो, ठीक है, बॉयल पोटैटो होने चाहिए हमारे पास। पुट ईच पोटैटो कप इन ए कंटेनर ऑफ वाटर। इन सभी पोटैटो को अलग अलग वाटर के कंटेनर के अंदर इनको छोड़ देते हैं, ओके स्टूडेंट। इनको छोड़ने के बाद अब प्रोसेसेस क्या क्या रहेगी, सुनिए अब। फर्स्ट पॉइंट, कीप कप ए एम्प्टी। ए के अंदर हमें कुछ नहीं रखना, यानी कि सिर्फ पोटैटो कप है वो वाटर के अंदर छोड़ रखा है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेकंड, पुट 1 टीस्पून शुगर। बी के अंदर शुगर, सी के अंदर सॉल्ट एंड डी के अंदर पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉयल पोटैटो कप डी, ठीक है। अब जो डी वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, वो बॉयल पोटैटो है हमारा, ओके। और बाकी सारे सिर्फ पिलिंग फॉर्म के अंदर है। मैंने पहले कहा था बॉयल, सारे बॉयल नहीं रहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सिर्फ ए बी सी हमारे डायरेक्ट रहेंगे, सिर्फ पिल्ड यानी कि कच्चे रॉ मटेरियल की तरह, एंड डी है वो हमारा बॉयल रहेगा, ओके। नेक्स्ट, इन सभी को 2 आवर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है कि क्या क्या रहेगा। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ आंसर्स आए, वो क्या थे, तो हमें एक्सप्लेन करना है। वाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, कि बी और सी के अंदर वाटर गैदर क्यों हुआ, ठीक है ना, इस टाइप से कि आपको ये बताना है कि बी और सी के अंदर यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो गया। अब हमने लास्ट क्वेश्चन ऑस्मोसिस पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमेशा मूवमेंट पार्टिकल्स की तभी होती है जब एक कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होगी दूसरी कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक में शुगर डाला, दूसरे में सॉल्ट डाला, ठीक है। बार हमारा वाटर है, ओके। अब अगर मैं इसमें शुगर और सॉल्ट की बात करता हूँ और बार अगर वाटर की बात करते हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू शुगर एंड सॉल्ट। तो हाइयर कंसंट्रेशन हमारी किस साइड होगी, आउटसाइड, और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी हमारी, आउटसाइड से इनसाइड, ओके, आउटसाइड से इनसाइड। तो आउटसाइड से इनसाइड हमारा वाटर मूवमेंट करेगा ऐसे। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी बिकॉज ऑफ वाटर हैज हायर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द इंटरनल पोर्शन ऑफ ए पोटैटो, बी एंड सी बोथ, ठीक है। बिकॉज बी के अंदर मान लो सॉल्ट डाला है हमने तो भी कंसंट्रेशन लो एज कंपेयर टू वाटर, एंड सी के अंदर भी हमारी कंसंट्रेशन इज लोअर एज कंपेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, ओके। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को वाटर मूवमेंट करेगी इन बोथ द केसेस। So student, water will get in the potato. नेक्स्ट, इसका आंसर मैं स्टडी कर देता हूँ
ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग ऑफ, जैसे अभी डिस्कस किया, इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हायर इनसाइड द कप विच इज आउटसाइड द कप, हेंस वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। तो अब हमें तो सोलवेंट की मूवमेंट रहेगी ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट sugar in cup B and salt in C higher inside the cup as compared to water which is outside the cup, ठीक है। Hence water from its higher concentration outside the cup will move towards the lower concentration inside the cup. This process is called osmosis. Moving in of solvent is called endosmosis. मीन्स एंडोस्मोसिस बोलते हैं इसको, क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि मूविंग इन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट कहाँ पे हमारा, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये हमारा रहेगा पोटैटो और ये हमने स्कूप किया, ठीक है। यहाँ पे है सॉल्यूट और बाहर हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट। जब मूविंग इन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जब हमारा मूविंग इन करता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। ये वर्ड आप नोट डाउन करें, एंडोस्मोसिस, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ओर आती है जब, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, पोटैटो ए एक्ट्स एज ए कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा है व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी, कि पोटैटो ए का हमने क्या यूटिलाइज किया, उसको तो सिर्फ वाटर के अंदर डाला इन रा फॉर्म, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। तो जब हमने कुछ भी नहीं डाला, ये सिर्फ हमारे एक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट रहेगा कि अगर हम कोई कंसंट्रेशन तैयार नहीं करते, मीन्स हमने सिर्फ उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं डाला, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो एनी कंसंट्रेशन, मीन्स पोटैटो ए एक्ट्स एज ए कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एज ए कंट्रोल, यानी कि एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर कंपेयर द रिजल्ट, ये सिर्फ रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए हमने तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट ऑफ पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी के अंदर वाटर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ इनसाइड में। स्टूडेंट, वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट ऑफ पोर्शन ए एंड डी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, ए तो हमारा क्या है कि एक तो कंसंट्रेशन तैयार नहीं हुई है के अंदर, तो ठीक है, और डी के अंदर हमने क्या चेंजेस किया था कि ए बी सी हमारे रा फॉर्म के अंदर रहेंगे पोटैटो, एंड लास्ट वन इज बॉयल फॉर्म, ओके, और यही इसके रीजन रहेंगे, ठीक है। ये रहा द होलो पोर्शन ऑफ, हाँ जी स्टूडेंट, क्या रहेगा हमारा आंसर कि द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो ए इज एम्प्टी, क्योंकि ए तो हमारा एम्प्टी था, सो बिकॉज ऑफ नो कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि कोई कंसंट्रेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं और ना ही कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहा हमारा, ठीक है, सो देयर इज नो एनी ऑस्मोसिस इज अकर। द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो डी कंटेन शुगर, कि डी के अंदर हमने शुगर तो डाली थी, कंसंट्रेशन भी क्रिएट हो गई थी, बट देयर इज नो एनी मूवमेंट बिकॉज द पोटैटो इज इन बॉयल फॉर्म। और बॉयल करते टाइम क्या होता है कि हमारी जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद में नो एनी अलाउंस, यानी कि परमेबल मेम्ब्रेन परमिट नहीं करती, उसके अंदर कोई रोल नहीं रहता फिर उनका कि कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड से आउट आउटसाइड से इन हो, ठीक है। तो ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है स्टूडेंट। अब हम करेंगे कुछ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी, और वो रहेंगे हमारे डिफरेंस बेस के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के अंदर भी था, ठीक है, वो है कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि जो न्यूक्लियस रहेगा हमारा, ठीक है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो हमारी कंप्लीट वे के अंदर नहीं रहती, ठीक है, वो मिक्सिंग वे के अंदर रहेगी। अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो वो मिक्सिंग वे में रहेगी, ठीक है।
और यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर एक मेम्ब्रेन होती है जिससे न्यूक्लियस हमें प्रॉपरली, अगर हम इसको एग्जामिन करते हैं तो न्यूक्लियस आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इनकी सेल के साइज़ की, साइज ऑफ द सेल इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल। इनकी प्रोकैरियोटिक की जो सेल होती है वो 1 to 10 नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -6 के इक्वल होती है। ओके, और यूकैरियोटिक सेल क्या रहेंगी, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े रहते हैं जो कि 5 to 100 नैनोमीटर से रहती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो न्यूक्लियस का भी मैंने बताया था, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आउटर बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस या फिर प्रॉपर नॉट ए प्रॉपर मेम्ब्रेन, ये भी लिख सकते हैं हम, इसलिए न्यूक्लियस इज अब्सेंट शो करते हैं और इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, सेल डिवीजन अकर बाय फिजन और बडिंग, नो माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, मायोसिस और माइटोसिस दोनों हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट रहते हैं। तो सेल डिवीजन अकर बाय फिजन यानी कि ब्रेकडाउन के थ्रू होगा, या तो बडिंग या फिर फिजन के थ्रू। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस और मायोटिक सेल डिवीजन यूकैरियोटिक के अंदर, यानी कि जैसे अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करते तो इसी टाइप से होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनलीज आर अब्सेंट। सेल ऑर्गनली अब्सेंट क्यों होते हैं इनके अंदर, बिकॉज सब कुछ हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सअप वे के अंदर रहता है, किसी के ऊपर मेम्ब्रेन प्रॉपर वे के अंदर नहीं रहती है हमारी। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज आर प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गनलीज। ठीक है, ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गनली क्या रहेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। ओके, और ऑर्गनली हर एक बॉडी के अंदर मिलेंगे आपको, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे आर फाउंड इन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गन किस में मिलेंगे हमें, सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर। ओके स्टूडेंट, दे आर फॉर्म्ड बाय टिश्यूज, बिकॉज अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को सेल से, सबसे छोटी यूनिट सेल, सेल मिलकर टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बॉडी तैयार करते हैं हमारी। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड बाय टिश्यूज, दे आर फॉर्म्ड बाय माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो। माइक्रो होते हैं बिल्कुल छोटे लेवल के, और मैक्रो साइज में थोड़े से बड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसमें छोटे और बड़े सारों का मिक्सअप रहेगा। दे आर मैक्रोस्कोपिक, छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े लेवल पे, और माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटे लेवल पे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक इजली कैन बी सीन, हम इन जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन हम इजीली देख सकते हैं, बट ऑर्गनलीज को हम नहीं देख पाते। ऑर्गनलीज को देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के माइक्रोस्कोप या फिर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज सेल ऑर्गनलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ द सेल इन बिटवीन द सेल बाउंड्री, मीन्स सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड न्यूक्लियस। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर सेल ऑर्गनलीज हमें पाए जाते हैं, उनको हम इजीली नहीं देख पाते, बिकॉज सेल को भी देखना इतना मुश्किल होता है, तो सेल के पार्ट्स को देखना तो और ज़्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा और मुश्किल भी रहेगा। तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक वे का यूज़ करना पड़ता है, बट ऑर्गन्स को हम इजीली देख सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम तैयार कर सकते हैं, और ऑर्गनली मिलकर क्या बनाती है, जैसे अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ऑर्गनलीज मिलकर सेल को बनाने का काम करती है। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लाइड, दोनों पार्ट हमारे सेल के रहेंगे। जो सेंटर के अंदर हमारा पार्ट रहता है ना, जो डेंस मीडियम दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस लार्जर रहेगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लाइड, और न्यूक्लाइड स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। पार्ट रहेगा इसका तो सिंपल, इट इज़ कवरिंग ए डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर देयर इज़ नो एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस मिलेंगे हमें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं और इसमें न्यूक्लियोलस अब्सेंट होते हैं। डीएनए इज रैप्ड विद हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमेटिन, डीएनए है वो रैप्ड होते हैं, गुले होते हैं प्रोटीन से, कवर अप टू फॉर्म क्रोमेटिन। हिस्टोन प्रोटीन आर अब्सेंट एंड डीएनए आर न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेक्ट, नेक्ट का मतलब कवरिंग नहीं होती, ये नेक्ट उसमें मिलेंगे हमें डायरेक्टली वे में। मेंशन डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
कि लाइट और इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट पिछले टॉपिक के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब हमें माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा ऑर्डिनरी या एडवांस वे में लेके जाना होता है तब हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ग्लास लेंस आर यूज, इसके अंदर डायरेक्टली ग्लास लेंस होते हैं जो हम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूटिलाइज किया जाता है। सेकेंड, इट यूज ए बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, जो हम अपने लेवल पे यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, इस टाइप से इट यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इल्यूमिनेट, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, बिकॉज इट यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, यानी उन ऑब्जेक्ट को एक्टिव दिखाता है ये। इंटरनल वैक्यूम इज़ नॉट एसेंशियल, वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें ज़रूरी होता है वैक्यूम। क्यों? ताकि मूवमेंट ना हो किसी भी पार्टिकल्स की, एयर की भी पार्टिकल्स दिखाई ना दे हमें। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो एक सेल के पार्ट्स को देखना होता है, अगर उसके अंदर भी हमारी एयर जाएगी तो एयर के अंदर तो मल्टीपल पार्टिकल होते हैं ना, वो हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब भी कर सकते हैं और गलत भी, रॉन्ग रहेगा हमारा। ओके, तो वैक्यूम तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होगा, नो एयर इज प्रेजेंस, देन हम इसको एग्जामिन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम वैक्यूम इज इसेंशियल। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, सेम टॉपिक स्टार्ट में आया था जिसको मैंने स्टार्ट में ऑस्मोसिस और उस क्वेश्चन के एंड में डिफ्यूजन था हमारा। ठीक है, सुनो, इट कैन अकर इन एनी मीडियम, ये किसी मीडियम में हो सकता है, ये ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम के अंदर होता है। ठीक है, सेकंड, डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि एनी मीडियम में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकता है डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अकर, यानी कि जैसे वाटर वाला एग्जांपल था हमारा कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है इनसाइड, अंदर की ओर। ठीक है, सॉल्यूट की ओर, जिसको एंडोस्मिस भी बताया था हमने। इट डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेम्ब्रेन हमारी डेड भी हो जाती तो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस काम नहीं करती। एज फॉर एग्जांपल अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर डी पोटैटो में हुआ था ये, क्योंकि वो बॉयल किया हुआ था और हमारी परमेबल मेम्ब्रेन डेड हो चुकी थी। ठीक है, इट अचीव एन इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल, ये फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल पे काम करता है। इट नेवर अचीव इक्विलिब्रियम, और ये उस पर काम नहीं करता। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 सेल के अकॉर्डिंग। आई होप सभी को प्रॉपरली समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।